त्रिवेद आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम जो PYQ सीरीज़ देख रहे हैं उसके अंतर्गत हम पॉलिटी को देख रहे हैं। अभी यह आपका पॉलिटी का पार्ट 2 है। देखिए, अगर आप UPSC के लिए काफ़ी सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम पास करें तो देखिए, अगर आप PYQ अच्छे से नहीं करते हैं तो आपकी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो कम्प्लीटली देखें, समझें उन चीज़ों को। और अगर एक बार में आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप बार बार वीडियो देखें, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि इसके जो डिटेल नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन 6 से शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हम कल पहले कर चुके हैं। तो 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि संसदीय जो शासन प्रणाली है वह है जिसमें पहला है संसद में सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बी है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है। सी है सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, इससे उनके द्वारा हटाया जा सकता है। डी है सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है लेकिन एक निश्चित कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसे हटाया नहीं जा सकता। तो देखिए, पहले कथन की व्याख्या देखें तो पहला कथन है वो क्या दर्शाता है, एक गठबंधन को। क्या दर्शाता है? जो गठबंधन की सरकार होती है उसको दर्शाता है, या फिर एक सर्वदलीय सरकार जिसमें बहुत सारे दल हो उनकी सरकार की अवधारणा से जुड़ा है। लेकिन ये जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसकी एक आवश्यक शर्त नहीं है। कई संसदीय व्यवस्थाओं में केवल बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन ही सरकार बनाता है। अतः ये जो कथन है ये आपका गलत हो जाएगा, ये विकल्प गलत होगा। बात करते हैं बी की। तो बी है सरकार वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए, ये संसदीय शासन प्रणाली की मूल पहचान है। ये क्या है? मूल पहचान है। ये आपको याद रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली की मूल पहचान क्या है कि जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें जो कार्यपालिका विशेषतः प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं वो किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो भारत में हम देखते हैं तो भारत में क्या है कि जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा या राज्यसभा या दोनों के प्रति? लोकसभा। ये संविधान में क्या कहा गया है कि जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और अगर संसद है वो मानती है कि ये इसके पास बहुमत नहीं है तो वो विश्वास प्रस्ताव या फिर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इस सरकार को हटा सकती है। तो भारत, ब्रिटेन ऐसे देश हैं यहाँ पर ये व्यवस्था लागू है। इसलिए ये जो बी है ये एक सटीक परिभाषा है। इसके बाद में देखते हैं सी, सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और इसे उनके द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, ये विशेषता ये किसकी होती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। यानी कि जनता है वो डायरेक्टली ही अपने लोगों को चुनती है और उन पे एक सीधा नियंत्रण रखती है। लेकिन संसदीय जो शासन प्रणाली होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जो जनता के चुने हुए लोग होते हैं वो राज करते हैं, है ना। तो संसदीय प्रणाली में जनता सांसदों को चुनती है, प्रधानमंत्री को नहीं। अतः ये भी संसदीय व्यवस्था प्रणाली पर लागू नहीं होगा। फिर है डी, सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है लेकिन एक निश्चित कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे हटाया नहीं जा सकता। ये मेनली विशेषता है एक निश्चित कार्यकाल वाला। तो ये है मेनली राष्ट्रपति प्रणाली। क्यों? कौन सी? राष्ट्रपति प्रणाली, जैसे USA में। तो ये राष्ट्रपति शासन प्रणाली की विशेषता है जहाँ कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो तय होता है और उससे बीच में हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली ऐसे है कि उसमें जब चाहे कार्यपालिका को हटाया जा सकता है यदि वह संसद में विश्वास मत खो देती है। इसलिए ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसके बाद हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक आम सहमति है। किसके बीच? गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच।
तो देखिए गांधीवादी और मार्क्सवादी जो विचारधारा हैं वैसे मेनली अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इनमें समानता देखने को मिलती है। तो पहला है राज्य विहीन समाज का अंतिम लक्ष्य। देखिए मार्क्सवाद क्या कहता है, मार्क्सवाद में राज्य को शोषण का औजार माना जाता है। क्या? राज्य को शोषण का औजार। मार्क्स के अनुसार अंतिम चरण में कम्युनिज्म की स्थापना के बाद जो राज्य है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी जैसे ही कम्युनिज्म स्थापित होता है, तो फिर राज्य समाप्त, तो राज्य अब नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। वहीं गांधी जी भी यही मानते हैं। गांधी जी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। क्या मानते हैं? आवश्यक बुराई। वो किस में विश्वास करते थे? ग्राम स्वराज या फिर स्वशासन। और वो चाहते थे कि राज्य का जो हस्तक्षेप है वो न्यूनतम हो। तो दोनों ही दर्शन क्या दर्शाते हैं? विकेंद्रीकरण को। गांधीवाद और मार्क्सवाद किसको दर्शाते हैं? विकेंद्रीकरण को और राज्य से मुक्ति को। इसलिए ये विचार है, इस पे दोनों में आम सहमति है। दूसरी बात करते हैं वर्ग संघर्ष। देखिए वर्ग संघर्ष है वो किसकी विचारधारा है? मार्क्सवाद की। ये मार्क्सवाद का मूल तत्व है। वर्ग संघर्ष किसका है? मार्क्सवाद का। ये याद रखना आपको, मार्क्सवाद का। मार्क्सवाद ने इतिहास को वर्ग संघर्षों का इतिहास बताया है, लेकिन गांधी जी हैं वो वर्ग संघर्ष को अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि वर्ग संघर्ष नहीं होता है। वो किस पे बात करते हैं? वर्ग सहयोग या समन्वय। तो ये आपको याद रखना है कि गांधीवादी जो विचारधारा है वो किसको बल देती है? वर्ग सहयोग समन्वय पे। जैसे श्रमजीवी और पूंजीपतियों के बीच जो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत गांधी जी ने दिया है वो इसी के संदर्भ में है। तो इस प्रकार से ये क्या दृष्टिकोण है? वर्ग संघर्ष में गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच विरोधी विचारधारा है, विरोधी दृष्टिकोण है। सी है निजी संपत्ति का उन्मूलन। देखिए मार्क्सवाद दर्शन है, वहाँ पे निजी संपत्ति को पूंजीवादी शोषण का सोर्स माना गया है और इसका पूर्ण उन्मूलन। तो मार्क्सवाद क्या कहता है कि पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। जबकि जो गांधी जी हैं वो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, बल्कि उन्होंने संपत्तियों के नैतिक प्रयोग, आपने ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहा है ना, सुना होगा, जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है उसके समर्थक थे। अतः यहाँ पर भी दोनों विचारधाराएं अलग अलग हो गई। फिर आता है आर्थिक नियतिवाद। तो ये जो आर्थिक नियतिवाद है ये मार्क्सवाद का आधारभूत सिद्धांत है, जिसमें आर्थिक ढांचा, सामाजिक संरचना और विचार हैं उनको निर्धारित करता है। जबकि जो गांधी जी का दर्शन है वो किस पे बल देता है? नैतिकता और संयम। गांधीवाद किस पे बल देता है? नैतिकता और आत्म संयम। वो आर्थिक पक्ष उस पे ज़्यादा बल नहीं देता है। तो यहाँ पर भी विरोधी हैं। तो किस पे दोनों समर्थक हैं? राज्य विहीन समाज के दोनों समर्थक हैं। चलिए अब क्वेश्चन 8 देखते हैं कि डेफिनेशन के अनुसार एक संवैधानिक सरकार कौन सी है? क्या है? संवैधानिक सरकार। तो देखिए पहला है विधायिका द्वारा सरकार, दूसरा है लोकप्रिय सरकार, सी है बहुदलीय सरकार और डी है सीमित सरकार। तो देखिए विधायिका द्वारा सरकार का क्या अर्थ है? तो यह सरकार की एक शाखा विधायिका की ओर इशारा करती है। ये किसी संवैधानिक सरकार के अर्थ को नहीं दर्शाती है, बल्कि जो सभी सरकारी शक्तियां हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका उसी के अनुरूप है। तो जो विधायिका द्वारा सरकार है वो नियंत्रित व सीमित होनी चाहिए, तब उसको संवैधानिक सरकार कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं लोकप्रिय सरकार। देखिए लोकप्रिय सरकार का मतलब क्या हो गया? ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है। तो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, उसे बोला जाता है लोकप्रिय सरकार। परंतु कोई भी लोकप्रिय सरकार अगर संवैधानिक सीमाओं से बाहर जाकर कार्य कर रही है तो वह असंवैधानिक हो सकती है। तो ये असंवैधानिक भी हो सकती है,
तो कई बार क्या होता है कि जो चुनी हुई सरकार होती है, जैसे आपने बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ देखा होगा कि चुनी हुई सरकार भी असंवैधानिक कार्य करती है। तो ये भी एक अधूरी परिभाषा हो गई कि लोकप्रिय सरकार होने मात्र से वो संवैधानिक सरकार नहीं होती है। फिर आता है बहुदलीय सरकार। तो ये तो बहुदलीय सरकार तो क्या है, एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है। क्या है? राजनीतिक व्यवस्था है जो चुनाव से जुड़ी हुई होती है। लेकिन जो संवैधानिक सरकार है इसका सीधा संबंध नहीं है। संवैधानिक सरकार है वो एकल पार्टी शासन भी हो सकती है यदि वह संविधान द्वारा सीमित हो। जैसे जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो अब बचता है डी, सीमित सरकार। तो देखिए वास्तव में संवैधानिक सरकार वह होती है जो सीमित सरकार होती है। तब इसका अर्थ क्या है? सीमित सरकार का मतलब है कि जो संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन है, के अधीन। जैसे आपने देखा होगा कि जो फंडामेंटल राइट है ना, या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका उल्लंघन नहीं कर सकती सरकार। तो अब जब उल्लंघन नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कि संविधान ने जो कह दिया उसी की सीमाओं में रह के वो कार्य करेगी। तो इसलिए एक संवैधानिक सरकार उसको बोला जाता है जो कि सीमित सरकार होती है। तो यही संवैधानिक सरकार की वास्तविक और सार्वभौमिक परिभाषा है। इसका अर्थ यही है कि सरकार की जो सभी गतिविधियां वो संविधान द्वारा निर्धारित होती हैं, उसकी सीमाओं के अधीन होती हैं। और वो किसके द्वारा सीमाएं निर्धारित की जाती हैं? जैसे मौलिक अधिकार होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा कि सीमाएं किन किन से होती हैं? तो आपका फंडामेंटल राइट हो गए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए संविधान का रक्षक किसको कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को कहा गया है कि वो संविधान की रक्षा करेगा, संविधान की व्याख्या करेगा। तो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो फिर कैसे कार्य होगा? कैसे वो देखेगा कि न्यायिक समीक्षा कैसे करेगा? वो अगर वो सरकार के अंडर में आ जाए तो फिर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगा, तो वो संविधान की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसके बाद है कि सत्ता का नियंत्रण और संतुलन, यानी चेक एंड बैलेंस, ये भी होना आवश्यक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए, कानून का शासन भी होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दर्शाती हैं क्या? संवैधानिक सरकार को। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इनमें से संवैधानिक सरकार के कौन कौन से इम्पोर्टेंट आयाम हैं, तो आ जाएगी FR, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सत्ता का नियंत्रण और संतुलन, रूल ऑफ लॉ। तो ये सभी आपके सही होंगे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसमें दिया गया है कि राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे आप स्वतंत्रता के सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे? किसकी? स्वतंत्रता। तो देखिए स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है, मतलब पूर्ण छूट, या फिर सीमित स्वतंत्रता, मतलब सीमित या फिर सीमाएं। तो देखिए हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता का एक क्या है कि ऐसे नहीं है कि A व्यक्ति है और एक B व्यक्ति है, तो इसकी जो स्वतंत्रता है वो दूसरे के अधिकार है उसका हनन कर दे। तो हमेशा याद रखना है कि ये क्या है कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के समानांतर है। ये ऐसा नहीं है कि एकल है, ये एक पक्षीय नहीं है, ये बहुपक्षीय स्वतंत्रता होती है, यानी कि इस पे सीमाएं आरोपित होती हैं। तो बात करते हैं पहला ए कथन कि राजनीतिक शासकों के अत्याचारों से सुरक्षा। देखिए राजनीतिक शासकों के अत्याचारों से सुरक्षा ये एक तरीके से क्या है? नकारात्मक दृष्टिकोण है, यानी बाधाओं से मुक्ति। बाधाओं से मुक्ति मतलब कोई भी बाधाएं नहीं है। तो जब कोई बाधा नहीं है तो फिर स्वतंत्रता कहाँ से होगी? क्योंकि वो व्यक्ति फिर दूसरों के अधिकारों का हनन करेगा। हालांकि ये स्वतंत्रता का एक पक्ष मान सकते हैं कि भाई राजनीतिक शासक हैं वो अत्याचार न करें, तो वो स्वतंत्रता है, लेकिन यही एक पक्ष नहीं होता है, बहुपक्षीय होती है। तो ये जो ए में दी गई है ये स्वतंत्रता की संपूर्ण परिभाषा नहीं है। फिर सेकंड है संयम का अभाव।
ये परिभाषा अनियंत्रित स्वतंत्रता की ओर इशारा करती है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है स्वतंत्रता पे। तो लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसमें स्वतंत्रता का अर्थ है कि संविधान और कानून के भीतर अधिकारों का प्रयोग है। किसके भीतर? संविधान के अनुरूप, संविधान प्लस कानून के अनुरूप आप अधिकारों का प्रयोग करें, यानी जो भी आपके अधिकार हैं वो सीमाओं के अधीन है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है सी, जो चाहे करने का अवसर है। ये भी सेम वही दर्शा रहा है कि संयम नहीं है ना, चाहे वो कुछ भी कर सकता है। तो ये भी एक नकारात्मक और अतिवादी परिभाषा है। ऐसी स्वतंत्रता समाज में क्या फैलाती है? अराजकता, टकराव। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति बिना किसी सीमा के कुछ भी करे, बल्कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए अपनी इच्छा की पूर्ति। तो ये व्यक्ति है दूसरे के अधिकार का सम्मान करे, ये आवश्यक है। अब डी है स्वयं को पूरी तरह विकसित करने का अवसर है, तो यही आंसर रहता है। तो देखिए ये स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा है। इसमें व्यक्ति को स्वयं को पूरी तरह से विकसित करने, अब पूरी तरह से विकसित किससे करेगा? शिक्षा के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से, रोजगार, सामाजिक समानता, बहुत सारे साधन हैं जिसके माध्यम से वह अपने व्यक्तित्व है, किसका? अपने व्यक्तित्व का प्लस अक्षमताओं का पूर्ण विकास कर पाएगा। आधुनिक लोकतंत्रों में जो लोकतंत्र है वहाँ पर इसको सबसे समावेशी और सबसे सटीक परिभाषा माना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, जो चाहे करने का अवसर नहीं है, संयम का भाव भी नहीं है। तो क्या है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आप अपना पूर्णतः विकास कर सकें, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपनी अक्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकें। इसके बाद में क्वेश्चन 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून और स्वतंत्रता के बीच उपयुक्त संबंध को दर्शाता है? सबसे उपयुक्त है, मतलब हो सकता है कि कुछ अन्य है उनमें भी ये संबंध दर्शाता हो, लेकिन हमें कौन सा देखना है जो सबसे बेस्ट है। ये वर्ड याद रखिएगा, सबसे उपयुक्त है। तो पहला है कि यदि अधिक कानून है तो स्वतंत्रता कम है। देखिए ये कथन सतही प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ लोग मानते हैं कि ज़्यादा कानून से स्वतंत्रता बाधित होती है, परंतु सभी कानून स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए नहीं बल्कि संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो जितने भी कानून हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी स्वतंत्रता को सीमित करना ही चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि जो भी आपके अधिकार है उनका संरक्षण हो। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मौलिक अधिकार हैं, है ना, उनको लागू करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो काफ़ी सकारात्मक है। ऐसा थोड़ी है कि वो आपकी स्वतंत्रता को कम करता है। तो कई बार कानून किसके लिए आवश्यक है? स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। जैसे महिला अधिकारों की रक्षा है, महिलाओं को आरक्षण देना है, SC ST OBC को आरक्षण देना है, तो उनके लिए अगर कानून बनाया जाता है, बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया जाता है, तो वो किसके लिए? कि वो आपकी स्वतंत्रता को बढ़ावा दे, न कि कम करे। तो यदि अधिक कानून है तो स्वतंत्रता कम है, ये कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमेशा ही गलत हो सकता है ये। तो ये सतही होगा, है ना। इसके बाद में देखते हैं बी, यदि कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। हालांकि देखिए ये स्वतंत्रता और कानून के बीच संतुलित और उपयुक्त संबंध बताता है। तो कानूनी वह ढांचा है जो सभी को समान रूप से सुरक्षित स्वतंत्रता देता है। कहा भी गया है जैसे, है ना, कि जहाँ पे कानून नहीं है वहाँ पे क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना जंगल राज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कानून नहीं होगा तो वहाँ पे क्या आ सकता है? जंगल राज आ सकता है। तो ये लगता सही है हमें कि यदि कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो एक बार देखते हैं कि ये राइट हो सकता है। फिर देखते हैं कि सी, यदि स्वतंत्रता है तो कानून लोगों द्वारा बनाए जाने चाहिए। ये विचार लोकतंत्र और लोकप्रिय संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह कानून और स्वतंत्रता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं दर्शाता है। यह सुझाव देता है कि स्वतंत्रता का आधार क्या है, कौन कानून बना रहा है, न कि क्यों कानूनी जरूरी है ना। यहाँ पे याद रखना है कि स्वतंत्रता का आधार कौन कानून बना रहा है, न कि क्यों कानून जरूरी है। ये अलग अलग चीज़ें हो गई, इसलिए ये विचार भी गलत है। डी है, यदि कानूनों को बार बार बदला जाता है तो स्वतंत्रता खतरे में है।
हालांकि ये भी कुछ हद तक सत्य हो सकता है, लेकिन ये क्या है, सिचुएशनल बेस्ड है, परिस्थितिवश आधार पे, परिस्थिति पे आधारित है। कई बार क्या होता है, जो परिवर्तनशीलता होती है वो प्रगतिशील भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आरटीआई है ना, उसमें बार बार संशोधन किया जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, या फिर स्त्री अधिकारों के लिए सरकार बार बार नए कानून ला रही है। तो क्या ये आवश्यक है कि वो हमेशा ही ये दर्शाएगा कि वहाँ पे स्वतंत्रता खतरे में? हो सकता है कि जो नई चीज़ें आ रही हैं, नए इशूज उठ रहे हैं, उनको वो शामिल कर रहा हो, है ना, इसलिए ये भी कम ही सही होगा। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त क्या है, यदि कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। देखिए आप पढ़ेंगे तो ये काफ़ी नेगेटिव लगेगा आपको, लेकिन जब हमने एक एक विकल्प को देखा तो हमें पता चला कि यही सही है। तो ये कंसेप्ट ख़त्म होता है आज का जो हमारा PYQ डिस्कशन है। थैंक यू।